नमस्कार दोस्तों। एक हम सब ने बचपन में कहावत सुनी होगी। कहा जाता है कि राम ने कहा एक जगह, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आजकल जब भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, तब क्या होता है? तब नरेंद्र मोदी कहते हैं, मोदी नीति सदा चलाई, वोट न जाए वचन जाए। तो साहब वचन चले जाए यानी संकल्प चले जाए, गारंटियां चली जाएं, कोई भी और बातें हो वो चली जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट नहीं जाने चाहिए, तमाम तरह की चीजें करते रहनी चाहिए। तो वह चीज आज हम देख रहे हैं। मैं ये इसलिए गिना रहा हूं कि राम राम का बड़ा नाम लेते हैं, तो उन्हीं राम से मैं शुरू कर रहा हूं कि राम की तो यह नीति थी, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहां तो बिल्कुल उल्टा है। वचन जाए, डूबे, गर्त में चले जाएं, सरयू में डूबे या गंगा में डूबे या यमुना में डूबे या किसी भी नदी में डूबे, लेकिन न प्राण जाए उनके और न उनके वोट जाए। बस एकमात्र सत्ता नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जो करा लो। कल जिसे कहते हैं मां गंगा ने मुझे बुलाया, उन्होंने इन्हें गोद ले लिया है। तो मां गंगा ने जिसे गोद ले लिया है, वैसे तो इसका मतलब यदि किसी बनारसी से पूछिएगा तो उसका मतलब होता है वो गंगा में समा गया है, निपट गया। उसे कहते हैं मां गंगा ने गोद ले लिया या मां गंगा ने बुला लिया। बहरहाल नरेंद्र मोदी गोरख जब आए हैं गुजरात से, तो वो उसी तरह की बात करेंगे, क्योंकि वहां तो गंगा होती नहीं। तो वो उस गंगा में, जिसे मां गंगा कहते हैं, वहां पर क्रूज पर खड़े होकर के इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मेरा गांव, मेरा घर जहां था, वहां चारों तरफ मुसलमान थे। हमारे घर कुछ बनता था, उनके यहां चला जाता था, उनके घर जो बनता था वो हमारे यहां आ जाता था। हमारे उनके वो रिश्ते थे कि चारों तरफ सुबह शाम दोपहर एक दूसरे के यहां खाते पीते रहते। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि गुजरात में तो लोग कहते हैं कि उनसे वो इतनी नफरत करते थे कि कपड़ों से भी पहचानते हैं, दूसरी भी और चीजें कहते हैं, घुसपैठिया भी कहते हैं, देशद्रोही भी कहते हैं। लेकिन चलिए, उन्होंने कहा तो मैंने माना। तो हम जब उनकी इस बात को मानते हैं, तब उन्होंने कहा, मैं संकल्प लेता हूं कि कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूं। और अच्छा लगा। लेकिन नामांकन करने के बाद में वो वहां से निकले, और निकलने के बाद में 24 घंटे भी नहीं बीते जब वो महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। 24 घंटे भी नहीं बीते, वहां संबोधित कर रहे थे तो फिर शुरू हो गए हिंदू मुस्लिम, वो 15% मुसलमानों को सब दे देंगे, वो ये कर देंगे, उनको देते थे, उनको करते थे। अब आप एक बात बताइए, बनारस पहुंच के आप मुस्लिम्स को बता रहे थे कि गुजरात में, क्योंकि वहां वाला वो मुसलमान जाके आपके वहां चेक नहीं करेगा गांव। हर कोई अजय शुक्ला नहीं होता है कि जाके आपके गांव में चेक करके आए कि क्या है सच्चाई, कि आप कभी चाय बेचे थे कि नहीं बेचे थे, आपकी शादी हुई तो वहां पर क्या हुआ, गांव के लोग जो शादी में शामिल हुए थे उन्होंने बताया, और तमाम सारे लोग। तो मैं तो चेक करके आ गया। लेकिन दूसरे सामान्य तौर पे लोग नहीं चेक करेंगे, तो आप कोई भी कहानी सुना दें। तो वैसी ही कहानी आपने कल सुनाई
लोगों को वो अब्दुल भी याद आ गया और वो आ गया, न जाने क्या क्या आपने बता दिया। जो अब्दुल पता ही नहीं है कहां है। तो साहब जब वो ये कहते हैं तो एक बात साबित होती है, प्रोफेसर एपी मिश्रा साहब जो दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो बताते हैं कि आप असल में वो है जब मुस्लिम आक्रांता आए थे उनके साथ में मसाल जलाने वाले जो मुसलमान होते थे उन्हें घानी कहते थे, और वो आकर के जिस तरीके से आपने जो मोड़ घांची है वो वही लोग हैं जो गुजरात में छोड़ गए, समझ लीजिए। तो उसी में आप परिवर्तित व्यक्ति लगते हैं और उनसे नफरत करते हैं, वो स्थिति सामने दिखाई देती है। तो उस नफरत में आप वहां जाकर के फिर से हिंदू मुस्लिम करने लगे, और हिंदू मुस्लिम का खेल ऐसे करते हैं कि जिससे मुद्दों पे बात ना हो। और जब जनता सवाल करने लगी कि अरे भाई इस पे छोड़िए, रोजगार पे बात कीजिए, कि आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, कितने को दी? जो आपने 9 लाख कुछ नौकरियों के टोटल मिला के पूरे अपने 10 साल में जो दी हैं, उनमें भी 50% कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, 50% कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, यानी 5 लाख नौकरियां भी पक्की आपने नहीं दी हैं। तो फिर क्या किया? जब यह किया गया तो भारतीय जनता पार्टी जैसे खेल करती है, उनके मंत्रियों ने एक खबर छपवा दी कि 51 करोड़ रोजगार दिए। अब उनके एक मंत्री ये बोल देते हैं कि 51 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया। जब 51 करोड़ को रोजगार दिया तो मुझे आया अभी चंद दिन पहले, आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, जिनके पास इसका रिकॉर्ड होता है क्योंकि उसके लिए फंड देना होता है कि जितने लोगों की सैलरी और सबके लिए फंड जाएगा, तो उनसे पूछा गया कि कितनी नौकरियां दी, तो उन्होंने कहा कि इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितना रोजगार दिया गया, तो उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो 51 करोड़ कहां दे दी? और जिन 51 करोड़ को आपने रोजगार दिया या नौकरी दी वो है कहां? आप भी दिखा दीजिए। तब पता किया तो श्रम मंत्रालय से आंकड़ा पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ युवा वो बेरोजगार रह गए जो ओवर एज हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने खाली पदों पर भर्तियां ही नहीं की, वो फॉर्म भर के रखे थे और बेरोजगार हो गए। फॉर्म भरने के पैसे अलग से चले गए। तो आप इससे समझ लीजिए इस तरह के लोग टोटल, यदि आप उसको देखेंगे कि कितने बेरोजगार हैं, तो टोटल बेरोजगारों की संख्या 90 करोड़ है हिंदुस्तान के अंदर। यदि 90 करोड़ को नरेंद्र मोदी ने रोजगार जो है, मतलब बेरोजगार हैं, तो 51 करोड़ को यदि इन्होंने रोजगार दे दिया है, तो इतने फिर बेरोजगार कैसे हैं भाई? क्यों है? और उनमें 46 करोड़ ऐसे हैं जो अब नौकरी ढूंढने योग्य ही नहीं रह गए और वो अपने अब घर पे बैठे। क्या करें? इससे अच्छा कुछ भी घूमेंगे फिरेंगे, कुछ और करेंगे, क्या करेंगे? अपने माँ बाप पे बोझ बनेंगे, किसी कुछ करेंगे। तो इस तरह की दशा है, आप इससे समझिए। इसके बाद में 5 किलो अनाज का वो दिखा करके कि 5 किलो हम दे रहे हैं, 81 करोड़ को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने गरीबी कम कर दी। ये गरीबी कम कर दी
तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बारी क्यों आ रही? तो इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने ही, जब केंद्र में सरकार थी, उस सरकार ने ही भारत के लिए खाद्य का अधिकार दिया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत कोई भी सरकार आए उसे इस देश के लोगों को भूखा मरते नहीं छोड़ना होगा, उसे अनाज देना ही पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि जिससे वह रोटी खाए। तो यह कानून तो कांग्रेस की सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की, राहुल गांधी की सरकार बना गई थी। तो आप उसमें कौन सा महान कार्य कर रहे हैं? तब उस समय वो मल्लिकार्जुन खड़गे एक बात कहते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो जो सचमुच जरूरतमंद हैं उनको 5 किलो नहीं 10 किलो, क्योंकि 5 किलो तो पूरा ही नहीं पड़ता है। 4 आदमी 5 आदमी का भी परिवार है तो 5 किलो से कैसे पूरा पड़े? तो 10 किलो खाद्यान्न दिया जाए और 10 किलो की व्यवस्था की जाएगा। उनका ये हम हवा में बात नहीं कर रहे, हमारी सरकार है कर्नाटक में, हमारी सरकार है तेलंगाना में, आप जाइए देख लीजिए, हम 10 किलो अनाज देते हैं और 10 किलो देते हैं। एहसान नहीं बताते हैं कि हम आपको जिंदा रखें, हम आपको दें, आपका है, आपको हम वितरित करने में यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस योग्य नहीं है उसे हम खिलाएं और उसका घर चले, वो भूखा ना मरे। तो यह एहसान नहीं है। तो यह बताते हैं, जब वो यह बताते हैं तो नरेंद्र मोदी उधर दूसरा तुर्रा छोड़ते हैं कि हमने कसम खाई थी कि भ्रष्टाचारियों को ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो साहब एक घटना सामने आती कि 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के काशीपुर में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था और बड़े जोर शोर से बताया था। 15 दिन हुए उद्घाटन किए, उस फ्लाईओवर के पिलर्स पे दरारें आ गई। जाइए आप देख लीजिए, दरारें आ गई हैं, कभी भी गिर जाए, कुछ हो जाए, क्या हो जाए। 15 दिन में टूटने लगे। कांग्रेस के समय में तो पंडित नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में और सबके समय में ये बने थे। और बनने के बावजूद स्थिति यह है कि उस समय नहीं ये होता था, आज भी सलामत है, तमाम सारे पुल सलामत हैं, तमाम सारी इमारतें सलामत हैं। और इत्तेफाक से मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं, ये पंडित नेहरू के समय की बनी बिल्डिंग, सन 58 की बनी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आज तक कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि कहीं कोई एक चीज तोड़ के, एक दिन एक दीवार का ईंटा तोड़ के एक वो लगाना था, स्थिति है वो नहीं टूट रहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या जो है ये सोच होती है और क्या स्थिति। तो इस तरह से झूठ बोला जाता है और इस तरह से भ्रष्टाचार पनपाया जाता है। तब आप समझिए, बाकी कोरोना काल में जो हुआ है हमने सबने देखा है, उस पर बड़ी चर्चा हो चुकी है। बेरोजगार जिस तरह से बनाया है, कितने पद खत्म कर दिए उस पर बात नहीं होती। तो 25 करोड़ को ओवरएज कर दिया, बाकी को वैसे कर दिया और उसके बाद कहते हैं कि साहब हम ऐसे करेंगे, फिर झूठ बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा के नाम पे हो या किसी भी नाम पर। तो इससे यह समझ में आता है कि आप देश के लिए कर क्या रहे। वास्तव में झूठ और नफरत का ये करते हैं तो क्यों करते हैं? तो इस पे एक बड़ा अच्छा सा सवाल है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लोग
मूर्ख हैं और वो उसी में आ जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैंने देखा न्यूज 24 के कार्यक्रम में, माहौल कैसा है के में, लखनऊ में ही रिपोर्टर लोगों से पूछ रहा था क्या स्थिति है, क्या माहौल है। उसी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी आ गए। पूछा आप, तो कहे हम जन्म से आरएसएस से हैं, लगे हुए हैं, बलिया से आए। कहा अच्छा, कहा बताइए फिर क्या माहौल। का मोदी जी ने कह दिया है 400 पार, तो 400 पार। उनका अच्छा, उनका उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं और कितनी जीतेंगे। उनका उत्तर प्रदेश में 360 लोकसभा सीटें, 360 लोकसभा सीटें, और वो जीते। अब आप समझिए, जब यह ज्ञान दिया जाता हो तो 360 हो या 400 पार हो या 600 पार हो, 800 पार हो, कुछ भी कह सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है। फिर इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और उनका मीडिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं की चरण चुम्बन करता है। तो वो कहता है मोदी जी इतना काम करते हैं कि उन्होंने 646 रैलियां की, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। बिल्कुल सही कहा उसने, नहीं की है आज तक किसी प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैलियों में जिस तरीके से सरकारी धन और सरकारी संसाधन इस्तेमाल होता है, उनकी सुरक्षा के नाम पे, उनके प्रोटोकॉल के नाम पे और बहुत सारी चीजों के नाम पे, उससे देश को नुकसान होता है। इसलिए सीमित करनी चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज्यादा यदि रैलियां किसी ने की थी तो 62 रैलियां राजीव गांधी ने की, 55 रैलियां अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और 42 रैलियां इंदिरा गांधी ने की थी, 38 रैलियां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 25 रैलियां लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी और 11 रैलियां नरसिम्हा राव ने की थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 रैलियां की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि वो देश के धन को बर्बाद नहीं करते थे। वो रैलियां करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। वो सिंबॉलिक जाता है कि सारे राज्यों में उपस्थिति हो जाए, बड़े राज्य हैं तो वहां 1-2 जगह हो जाए, 3 जगह हो जाए। तो इस तरह से होता है और यह तरीका होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रचार जीवी है, चुनाव जीवी है। इसीलिए कहा जाता है कि वो सिर्फ प्रचार पर फोकस करते, काम पर नहीं। यही वजह है कि आज देश का हर व्यवस्था गर्त में जा रही है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, प्रचार मंत्री की नहीं। उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री के पद पर जो रुदाली करता हो, रोता हो, ड्रामे करता हो, महंगे महंगे सूट पहन के बोले कि मैं गरीब हूं, महंगी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में चलने के बाद कहे कि मैं तो गरीब हूं, और दुनिया के सबसे महंगे प्लेन में चलने के बाद कहे कि मैं गरीब हूं। अब आप समझ लीजिए, यदि इतने ही गरीब है तो फिर ये हो क्या रहा है। इससे समझ में आता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी का पूरा साम्राज्य झूठ पर टिका है। इस देश को अब झूठा व्यक्ति नहीं चाहिए। इस व्यक्ति को काम करने वाला, सच्चा, ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति चाहिए, जो हमारे देश का स्टेट्समैन बन जाए, जो झूठ ना बोले। हमारे एक कर्नल को इजराइल में मार दिया गया, कत्ल कर दिया, उस पर कोई बात नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी इजराइल के चरणों में पड़े हैं, फिर हमारे कर्नल को वो मार देता है और कोई जवाब नहीं, सुई पटक सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। किस तरीके से मीडिया को डराया गया, धमकाया गया, क्या क्या किया गया, वह भी सामने। तो आप समझिए,
और कर्नल वैभव काले जिनको मारा गया, बीजेपी के वोटर थे, इन्होंने भेजा था। उसके बाद यह स्थिति है। तब आप बताएंगे क्या हुआ? आप रायबरेली में पहुंच के झूठ बोलते हैं और भड़काते हैं कि यहां क्या किया है कांग्रेस ने 70 सालों में। तो जवाब वहां की जनता देती है कि वहां राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है, कांग्रेस ने बनाई। एम्स है, कांग्रेस ने बनाया। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, जिससे आप वंदे भारत और सबके डिब्बे बना रहे हैं, वो रायबरेली में ही सोनिया गांधी ने ही बनवाई थी। जहां से आपका ये सब कुछ चल रहा है, बड़ी बड़ी महंगी ट्रेनों का जिनका आप दिखाते हैं, तो वहां से बन रहा है। उसके बाद में सीमेंट फैक्ट्री है, वो कांग्रेस ने बनवाई। नाइपर है, वो कांग्रेस ने बनवाया। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, वो कांग्रेस ने बनवाया। एनटीपीसी ऊंचाहार है, वो कांग्रेस ने बनाया। एनआईएफटी है, वो कांग्रेस ने बनाया। एफडीडीआई है, वो कांग्रेस ने बनवाया। आईटीआई है, वो कांग्रेस ने बनवाया। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, वो कांग्रेस ने बनवाया। आईटीबीपी सेंटर है, वो कांग्रेस ने बनवाया। शारदा नहर है, वो कांग्रेस ने बनवाया। गंगा ब्रिज है, वो कांग्रेस ने बनाया। इंदिरा गांधी उद्यान है, वो कांग्रेस ने बनाया। ऐसे दर्जनों और कितने गिनाएंगे आप? तो साहब, जब यह स्थिति हो तो इससे समझा जा सकता है कि क्या है। लेकिन आप क्या कर, आप पूंजीपतियों को कमवाने के लिए कर रहे हैं और पे कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारत के इतिहास में आज रिकॉर्ड महंगाई है, थोक महंगाई रिकॉर्ड हो चुकी है। और यह भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक है। आज फूड आर्टिकल में 7.74% की जो है बढ़ोतरी हो रही है। और इसके अलावा सब्जियों और दूसरे प्रोडक्ट्स पे 23.60% की दर से बढ़ रही है। तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या खेल होता है। और जो मीडिया सच बताता है तो उन्हें जेल में डाल देंगे। अब प्रवीर जो थे, उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? उनका दोष क्या था? उन्होंने किया क्या था? उन्होंने सच दिखाने की कोशिश की थी, सच बचाने की कोशिश की थी। तो उनका न्यूज क्लिक को यह कह के वो विदेशी फंडिंग है और यह कह के आपने जेल में डाल दिया। तो यह आप खेल करते हैं। मेरे खुद के अपने ट्विटर हैंडल को मैं कभी भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कहता हूं, उसको आ गया कि उसमें रेड वो लगा दिया गया है कि साहब ये है। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कर लीजिए। लेकिन सच बोलना मेरा धर्म है, मैं करूंगा। वही बात राहुल गांधी की। तो सच के साथ खड़ा हूं, लड़ूंगा। आप जो करना चाहें कर लीजिए। ये आपको चैलेंज भी, चैलेंज।